नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जिस मुलाकात पे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी वो मुलाकात हो गई है और दोनों देशों के बीच जो टकराव पिछले दिनों रहे उसे देखते हुए ये मुलाकात काफ़ी कामयाब बताई जा रही है। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब बैठक के बाद जो बयान आए उसे लेकर एक नए सिरे से सवाल उठने लगे। ये मुलाकात सैन फ्रांसिस्को से 40 किलोमीटर दूर फिलोली एस्टेट में हुई, जहां पे पहले भी कई मशहूर लोगों की शादियां होती रही हैं और ये बड़ा ही पसंदीदा लोकेशन है वहां के फिल्म उद्योग का। इस जगह पर दोनों नेताओं ने 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजारा और वो अपने डेलीगेट्स के साथ बैठे। दोनों ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की और जो बातें हुई हैं वो दिखाते हैं आपको। बाइडेन ने शिकायत की कि चीन अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं देता, जबकि शी जिनपिंग ने ये कहा कि अमेरिका में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की खबर गलत ढंग से दी जाती है। उन्होंने इसका भी खंडन किया कि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है। दोनों के बीच यूक्रेन, ताइवान, ईरान समेत तमाम मुद्दों पर भी बात हुई है। मगर खास बात यह है कि दोनों ने ये माना कि आपसी टकराव टालना और सहयोग पर ध्यान देना दोनों देशों के हित में है। कई मुद्दों पर सहमति भी रही। चीन ने वादा किया कि वो अमेरिका में अवैध ड्रग कारोबार में लगी चीनी कंपनियों पर लगाम लगाएगा। दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री इंटरैक्शंस हैं, जो संवाद हैं, वो बहाल करने पर सहमति बनी। इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और चीन के जो रक्षा मंत्री बनेंगे वो शामिल होंगे। शी जिनपिंग ने हाल ही में अपने रक्षा मंत्री को हटाया है। दोनों देशों के बीच कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी साथ काम करने का समझौता हुआ है। President Xi and I tasked our teams to maintain a policy and law enforcement coordination going forward to make sure it works. Secondly, and this is critically important, we're reassuming military-to-military contact, direct contacts. So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis. Vital miscalculations on either side can cause real trouble with a country like China or any other major country. And so I think we're made real progress there as well. और इसके बाद एक जो बयान जारी किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अमेरिका ने साफ कहा है कि वो इजराइल और यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। इस बयान में भी माना गया कि अमेरिका और चीन प्रतियोगी हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता स्वस्थ ढंग से चलनी चाहिए। मगर दिलचस्प ये है कि इस बैठक के बाद जब बाइडेन को जून में दिए गए उनके इस बयान की याद दिलाई गई कि उन्होंने शी को तानाशाह कहा है, तो उन्होंने इसका बचाव किया और फिर से दोहरा दिया कि वो तानाशाह तो हैं। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. तो हमें क्या मानना चाहिए? अमेरिका चीन पास आए हैं या दूर हुए हैं, या दूर दिखें या पास, साथ रहना दोनों की मजबूरी है। आखिर दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में अमेरिका और चीन के बीच $758.4 बिलियन का कारोबार हुआ। इनमें चीन से अमेरिका ने $562.9 बिलियन का आयात किया है, जबकि उसने $195.5 बिलियन का निर्यात किया है। दरअसल चीन के साथ $367.4 बिलियन का व्यापार घाटा अमेरिका को जाहिर तौर पे चिंतित करता है। बीते कुछ दिनों में आपसी पाबंदियों की, लुका छिपी वाले खेल के बावजूद दुनिया की ये दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जानती हैं कि अभी उनका काम एक दूसरे के बिना नहीं चलना है। तो क्या ये आर्थिक मजबूरी है जो दोनों की सियासी प्राथमिकताओं को भी देर सवेर प्रभावित करेगी, या फिर राजनीतिक संधियों के बीच चीन अमेरिका आपस में संतुलन बनाते हुए दुनिया का नक्शा तय करते रहेंगे? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत, अमेरिका में हमारी राजदूत रह चुकी मीरा शंकर, और हमारे साथ जुड़े हैं
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ब्रह्मा चलानी। सबसे पहले ब्रह्मा, ये जो मुलाकात हुई है जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि सबकी आंखें इस पर लगी हुई थी कि मुलाकात होगी, अब हो गई, तो इसको कैसे देखा जाए? जैसे कहा जाता है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, दोनों तरीका है देखने का। तो इसमें क्या लगता है कि कुछ दोनों देशों के बीच मुश्किलें जो हैं वो कम हुई हैं, कुछ पास आए हैं, या दूरियां और बढ़ी हैं? खास करके अगर देखें कि उसके बाद बाइडेन का जो बयान आया उन्हें डिक्टेटर कहते हुए। अगर आप अमेरिकन रिपोर्टिंग देखें, जो अखबारों में जो छपा है अमेरिका में, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इन डिस्कशन से कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं निकला है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स तो निकली हैं, जैसे मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट दोबारा इस्टेब्लिश होगा चीन और अमेरिका के बीच में, मगर जो उनके जो कोर डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस पर कोई कन्वर्जेंस नहीं हुआ, कोई नो एफर्ट वाज मेड टू ब्रिज देम। तो एक तरफ से अच्छी बात तो ये है कि अमेरिका रूस के साथ डिप्लोमेसी का जो दरवाज़ा है उसने बंद रखा हुआ है, मगर चीन के साथ बाइडेन डिप्लोमेसी पर बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों में बाइडेन ने कई सारे कैबिनेट ऑफिशियल्स भेजे बीजिंग। पहले CIA डायरेक्टर को भेजा मई में, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, अपना जो क्लाइमेट जार है उनको एक के बाद एक बीजिंग भेजा। तो डिप्लोमेसी पर इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो स्टेबलाइज हो जाए। पर दूसरी तरफ जो अमेरिका और रशिया का रिलेशनशिप है, वहाँ पर डिप्लोमेसी का कोई रोल नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन साफ साफ कहता है कि रूस के साथ वो डिप्लोमेसी कोई परस्यू नहीं करेंगे। पर अजीब की बात यह है कि जो अमेरिका का जो मेन कॉम्पिटिटर इस समय कौन है? रशिया तो नहीं है, चीन है। लॉन्ग टर्म चैलेंज अमेरिका का चीन से आता है। जी जी बिल्कुल। तो फिर हमारे साथ पूर्व राजदूत मीरा शंकर भी जुड़ गई हैं। आपको भी ये लगता है कि जो मेन मुद्दे थे, जिस तरह के अमेरिकन पेपर्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्मा चलानी हमें बता रहे थे कि जो कोर मुद्दे हैं उस पर कोई कन्वर्जेंस नहीं है। फिर इस वक्त ये जो मुलाकात हुई है, इससे क्या हासिल हुआ है अमेरिका को, क्या हासिल हुआ है चीन को? और ख़ास करके उसके बाद जिस तरह के बाइडेन ने बयान दिए दोहराते हुए कि शी जिनपिंग डिक्टेटर तो हैं, जिस तरह के कम्युनिस्ट देश में वो हैं, तो क्या ये मुलाकात जो अमेरिका के बुलावे पर ही हुई थी, उससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो एक वर्किंग रिलेशन फिर भी बनते हैं, या कैसे आप देख रही हैं इस मीटिंग को? देखिए, इसमें 3-4 नतीजे निकले हैं इस बातचीत के बाद। एक तो ये कि दोनों सेनाओं के बीच अब बातचीत शुरू हो जाएगी। जब से पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो बातचीत दोनों मिलिट्रीज के बीच बंद हो गई थी। यूएस को इसकी बड़ी चिंता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे युद्ध छिड़ जाए दोनों देशों के बीच में। और यूएस अभी यूक्रेन युद्ध को लेके और इजराइल हमास युद्ध को लेके व्यस्त है। वो नहीं चाहता कि एक और थिएटर खुल जाए। तो एक तो यूएस का मकसद ये था कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, मतलब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत जारी हो ताकि कोई भी हादसा हो वो एक दूसरे से बात करके उसको सुलझा सकते हैं, वो आगे युद्ध में नहीं बदल जाए। दूसरा व्हाइट हाउस जैसे व्हाइट हाउस का जो बयान आया उसमें भी है कि वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स अस लाइक यूएस एंड चाइना टू प्रिवेंट न्यू कोल्ड वॉर, ये भी कहा गया उस बयान में। अगर आप यूएस की नीति जो उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में दोहराई है चीन के प्रति, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। उसमें ये कहते हैं कि हम बहुत जोर से चीन से compete करेंगे और उनको आउट कम्पीट कर देंगे जिन सेक्टर्स हमारे लिए महत्व रखते हैं। दूसरा ये
कि हम युद्ध नहीं चाहते चीन के साथ। और तीसरा ये कि जिन जो वैश्विक समस्याएं हैं उन पे हम चीन के साथ सहयोग भी कर सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या जैसे पैंडेमिक्स और जैसे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता लाना। मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच जो सामरिक कंपटीशन है और जो तनाव है वो बना रहेगा, पर एक तरीके से रिश्तों में एक स्थिरता लाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता कि युद्ध छिड़ जाए चीन के साथ, और दूसरी तरफ चीन भी, क्योंकि शी जिनपिंग के ऊपर अभी दबाव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था चीन की मंदी पड़ गई है, और दूसरा कि राजनीतिक तौर से भी कई मिनिस्टर्स, कई जनरल्स को अभी हटाया गया है। ये शी जिनपिंग ने ही उनको अभी पद संभाला, पद दिया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर से भी सब शी जिनपिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है इस वक्त। तो शी जिनपिंग भी ये चाहता है कि अमेरिका के साथ थोड़े रिश्ते कम तनावपूर्ण हो। ये नहीं है कि एकदम से दोनों देशों के बीच जो मतभेद है, जो कंपटीशन है, वो इससे बदल जाएगा। मेरे ख्याल से वो बना रहेगा। पर ये जरूर है कि जब से यूएस यूक्रेन में उलझ गया है, अब इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है गाजा में, तो जिस ढंग से उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फोकस रखना चाहिए था, वो शायद कम हो जाए, या जो वो रिसोर्सेज इस क्षेत्र के लिए कमिट कर सकता है उनमें फर्क पड़े। ये इम्पोर्टेंट है ब्रह्मा के ये एम्फसाइज किया गया है कि यूएस और चाइना दोनों में कंपटीशन तो है, इस बात को माना गया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना की हैं उसकी ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन साथ साथ ये कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी रहे, एक मिलिट्री कोऑपरेशन भी दोनों सेनाओं के बीच में बातचीत हो। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों देशों को एक दूसरे से बात करने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि दुनिया जिस तरह से दो कैंप्स में बटी है, यूक्रेन को लेकर भी और यहाँ पे इसराइल और गाज़ा को लेकर भी, जैसा आपने पहले भी कहा कि अब कंपटीशन रूस से नहीं है, चीन से है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इन दोनों देशों को ही एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत है। उनके इकोनॉमिक कंसर्न्स जो हैं वो उनके पॉलिटिकल चॉइसेस को भी डिक्टेट करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं नगमा, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है चीन और अमेरिका के बीच में, वो काफ़ी गहरा इंटरडिपेंडेंस है। और जो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ करीब $400 बिलियन का, वो करीब चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका जो टोटल ट्रेड सरप्लस है चीन का, वो चीनी इकोनॉमी का मेन ग्रोथ इंजन है। और करीब 2/3 ट्रेड सरप्लस चीन का सिर्फ अमेरिका के साथ है। तो जो ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ जो चीन का ट्रेड सरप्लस है, दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर चाइनीज इकोनॉमी। मगर जो शब्द निकले हैं इस मीटिंग से, उन शब्द पर हम इतना एम्फसाइज हमें करना नहीं चाहिए। जैसे शी जिनपिंग इंडिया आए थे 2019 में, महाबलीपुरम में समिट हुआ, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब भारत और चीन के रिश्ते have entered a new era of stability। और कुछ महीने बाद उन्होंने आक्रमण किया लद्दाख में छुपे छुपे, और कुछ टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर कर ली। तो शब्दों पर हमें इतना एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। जो मेन फ्लैश पॉइंट क्या है अमेरिका और चीन के बीच में, वो है ताइवान पर। वो ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों के बीच में। और जो युद्ध है, जो युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है, वो ताइवान के इशू पर हो सकती है। ये इस तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट।
आप देखिए जो मिलिट्री जो रीडआउट्स है, अमेरिकन रीडआउट इस मीटिंग का और जो चाइनीज रीडआउट है, चाइनीज रीडआउट में ये लिखा हुआ है कि शी जिनपिंग ने साफ साफ बाइडेन को ये कहा कि ताइवान का इनकॉर्पोरेशन चीन में अनस्टॉपेबल है, कोई इसको रोक नहीं सकता। और शी जिनपिंग ने बाइडेन को कहा कि अमेरिका ताइवान को और हथियार ना दे और अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है चाइनीज अफेयर्स में, ताइवान को मदद करना, वो बंद होना चाहिए। तो जो कोर इशू है इस पर जो डाइवर्जेंस है वो काफी स्टार्क टर्म्स में निकला आया इस मीटिंग के बावजूद। बिल्कुल। मीरा शंकर, एक बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि व्हाइट हाउस के बयानों से कि दुनिया ये एक्सपेक्ट करती है कि अमेरिका जो है वो अपने कॉम्पिटिशन्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करे, और ये दिख रहा है इस समय इस मुलाकात से कि किसी तरह का कन्फ्रंटेशन, टकराव, उसको अवॉइड करना और एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति को अवॉइड करना, और ये कम से कम इस मीटिंग का हासिल हो सकता है। वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, पिछले साल बाली में बाइडेन और शी के बीच में बातचीत हुई थी और ये कहा था कि दोनों देशों ने तय किया है कि अपने रिश्ते में स्थिरता लाएंगे। पर उसके कुछ ही महीने बाद वो चाइनीज बलून यूएस के ऊपर दिखाई दिया और फिर उसको यूएस ने शूट किया और फिर कई महीनों तक वो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई और काफी देर लगा दोबारा से बातचीत शुरू करने में। तो ये देखना पड़ेगा। ये जरूर है कि दोनों देशों ने ये सिग्नल किया है कि वो नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए इस समय। सही बात है। और चीन ने ये भी कहा कि हम यूएस को सप्लांट नहीं करना चाहते, हम यूएस की मानते हैं, यूएस की जो स्थान है दुनिया में, हम वो लेना नहीं चाहते। पर ये तो कहने की बात है। जो सही बात है, जैसा कि ब्रह्मचलानी भी कह रहे थे अभी कि जो शब्द हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम गौर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुलाकात हुई और एक मैसेज देने की कोशिश है कि ये दोनों देश जो हैं एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन है लेकिन काम आगे करना चाहते हैं और तनाव, किसी तरह का ज़्यादा तनाव, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। पर क्या इतना मुमकिन है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद आप दोनों का, मीरा शंकर और ब्रह्मचलानी। इतना ही वक्त है इस वक्त मेरे पास, एक ब्रेक लेंगे हम अब और ब्रेक के बाद लौटते हैं हम सच की पड़ताल में एक दूसरी खबर के साथ। चीन और अमेरिका की इस प्रतियोगिता में भारत कहां है, ये सवाल है जिसका जवाब आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। पत्रकार लायनल बाबर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में चीन की ताकत बढ़ रही है तो भारत का प्रभाव भी बढ़ा है। चीन को ये ख्याल रखना चाहिए। There is a certain reality, which is the rise of China. There's an equal reality, the rise of India. The rise may be different, the time frame may be different, the quantitatively or qualitatively they may not be identical. But the fact is, as two countries who are really proximate neighbors, who are the two oldest civilizations of the world, who have survived as nation states, who are in a way exceptional nation states because they are civilizational ones. I think there are realities that need to be recognized.